चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों को लेकर सरकार की याचिका पर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि पंचायतों का संसदीय रूप से निर्धारित कार्यकाल 31 जनवरी 2026 को पूरा हो रहा है और इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। इसलिए पंचायत चुनाव 30 अप्रैल 2026 से पहले ही संपन्न कराए जाने चाहिए। सरकार ने आपदा, प्रशासनिक कारणों और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए चुनाव स्थगित करने की दलील दी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे पर्याप्त नहीं माना। हाईकोर्ट ने कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया का पालन आवश्यक है और सभी तैयारियां समय पर पूरी की जाएं ताकि पंचायत चुनाव तय समय सीमा में हो सकें। इस आदेश के चलते प्रदेश में चुनावी तैयारियां और सक्रियता बढ़ गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड सरकार ने होली से पहले संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर ली है। राज्य सरकार विभिन्न विभागों में लंबे समय से कार्यरत संविदा, दैनिक वेतन और कार्य प्रभारित कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया तेज कर रही है। इसके लिए विभागों से कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा मांगा गया है। नियमित होने पर कर्मचारियों को डीए, टीए, पेंशन और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। सरकार ने इसके लिए नियमावली में संशोधन किया है और कट ऑन ऑफ डेट बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। इस फैसले से वर्षों से सेवा दे रहे कर्मचारियों में खुशी की लहर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्रवाई के विरोध में बड़ा प्रदर्शन किया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक बदले की भावना से किया जा रहा है। टीएमसी ने ईडी की छापेमारी को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया है और जब्त दस्तावेज लौटाने की मांग की है। इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन हंगामे के चलते इसे आगे के लिए टाल दिया गया। ममता बनर्जी ने कहा कि वह डरने वाली नहीं है और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरती रहेंगी। इस प्रदर्शन में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और समर्थक शामिल हुए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंदौर के तेजाजी नगर रालामंडल बाईपास पर आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जब एक तेज रफ्तार नेक्सॉन कार एक ट्रक से टकरा गई। इस दुर्घटना में पूर्व मध्य प्रदेश गृह मंत्री और वर्तमान कांग्रेस विधायक बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा बच्चन समेत 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है। तीनों मृतक 24 से 26 वर्ष के बताए जाते हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वे एक बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे और वाहन उच्च गति तथा शराब के प्रभाव में था, जिससे नियंत्रण खो बैठा और ट्रक से भिदंत हो गई। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान में मौसम बेहद खराब है और कड़ाके की सर्दी, सीवियर कोल्ड वेव के साथ घना कोहरा भी जारी है। राज्य के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे गिर गया है। जयपुर, सीकर, अजमेर, कोटा और भरतपुर सहित जगहों पर सुबह सुबह दृश्यता बहुत कम हो रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और स्कूलों को बंद रखने तथा सफर में सावधानी बरतने की सलाह दी है। कोहरे और सर्दी की वजह से सड़क, रेल और हवाई यात्रा पर भी असर देखने को मिल रहा है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस पाठ्यक्रम की मान्यता राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी ने रद्द कर दी है। एनएमसी की मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ने कॉलेज की पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षक और क्लिनिकल सुविधाओं की कमी पाए जाने के बाद यह कदम उठाया है। इससे अनुसूचित 50 एमबीबीएस सीटों के लिए अनुमति वापस ले ली गई है और अब वहां पीआरएच रहे छात्रों को अन्य मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों में स्थानांतरित सुपरन्यूमरी सीट्स किया जाएगा, ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो। इस फैसले के पीछे कॉलेज द्वारा आवश्यक मानकों का पालन न करना मुख्य कारण बताया गया है। छात्रों तथा स्थानीय समुदाय में इससे चिंता और राजनीति की भी प्रतिक्रिया देखी जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर 2.89 करोड़ नाम कटने से सियासी माहौल गर्म हो गया है। इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के कारण 53 विधानसभा सीटों के चुनावी समीकरण में बदलाव हो सकता है, जहां पिछली बार हार जीत का अंतर कम था। राज्य निर्वाचन आयोग ने दावे आपत्तियों की अवधि 6 फरवरी तक रखी है और राजनीतिक दल अब बूथ स्तर पर फॉर्म 6 भरकर नाम जोड़ने की तैयारी में जुटे हैं। भाजपा ने अब तक सबसे अधिक 1121 आवेदन जमा किए हैं, जबकि सपा के आंकड़े कहीं कम हैं, जिससे दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आरआईएल वेनेजुएला से कच्चा तेल, क्रूड ऑयल खरीदने पर फिर विचार कर रही है, अगर उसे गैर अमेरिकी खरीदारों के लिए बिक्री की अनुमति मिलती है।
इससे पहले अमेरिकी नियमों के कारण रिलायंस ने मार्च 2025 में वेनेजुएला से तेल की खरीद रोक दी थी, क्योंकि अमेरिका ने ऐसे देशों पर 25% टैरिफ लगाने का निर्णय लिया था। अब अगर वेनेजुएला का तेल वैश्विक बाजार में फिर उपलब्ध होता है और नॉन यूएस कंपनियों को अनुमति मिलती है, तो रिलायंस अपनी भारी और सस्ती कच्ची तेल ग्रेड जैसे मरे को रिफाइन कर लाभदायक रूप से इस्तेमाल कर सकती है। इस कदम का असर भारत की ऊर्जा रणनीति और वैश्विक तेल सोर्सिंग पर पड़ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड बुक फेयर विश्व पुस्तक मेले का आयोजन कल से शुरू हो रहा है और इस बार पहली बार प्रवेश निशुल्क होगा। यह पुस्तक मेला 74वें संस्करण में विभिन्न देशों, प्रकाशकों और लेखकों की किताबों का बड़ा संग्रह पेश करेगा, जिसमें साहित्य, शिक्षा, इतिहास, विज्ञान और बच्चों की पुस्तकें शामिल हैं। आयोजकों का कहना है कि निशुल्क प्रवेश से ज्यादा पाठक और परिवार इस मेले का आनंद ले सकेंगे। मेला में बुक लॉन्च, लेखक संवाद, कार्यशालाएं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। भारत मंडपम के विभिन्न हालों में आप 10 से 30 जनवरी तक पुस्तक मेला देख सकते हैं, जिससे पढ़ने लिखने के शौकीनों को एक वैश्विक मंच मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में 10 जनवरी 2026 को विशेष नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पेंडिंग ट्रैफिक ई चालानों को कम दंड या पूरी तरह से माफ कराने का मौका मिलेगा। इच्छुक वाहन मालिकों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, जिसके बाद उन्हें टोकन नंबर और अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, जिसे अदालत में ले जाना होगा। यह कार्यक्रम दिल्ली के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में होगा, जैसे साकेत, रोहिणी, 30 हजारी, कड़कड़डुमा आदि। केवल छोटे कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान जैसे बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवर स्पीडिंग, गलत पार्किंग आदि मामलों का निपटारा होगा। गंभीर अपराध जैसे नशे में ड्राइविंग, हिट एंड रन शामिल नहीं होंगे। प्रतिभागियों को वाहन दस्तावेज और ऑनलाइन टोकन साथ ले जाना अनिवार्य है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को हिरासत में लिए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। ममता ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला बताते हुए कहा कि निर्वाचित सांसदों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन से रोका जाना शर्मनाक है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राजनीतिक विरोध को दबाने के लिए पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ममता बनर्जी ने इसे वर्दी का अहंकार करार दिया और कहा कि भाजपा सरकार लोकतंत्र की आवाज को दबाना चाहती है। इस घटना के बाद केंद्र और तृणमूल कांग्रेस के बीच राजनीतिक तनाव और बढ़ गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी की केंद्र व राज्य सरकारों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड, उत्तर प्रदेश के उन्नाव मामले और इंदौर में दूषित पानी से मौतें जैसे घटनाओं का हवाला देते हुए पूछा कि क्या सत्ता का संरक्षण किसी भी आईपी को बचा रहा है और कानून सभी के लिए बराबर कब होगा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी की डबल इंजन सरकारें केवल अरबपतियों के हित में काम कर रही हैं और आम जनता की जिंदगी तबाह कर रही हैं। नौकरी, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने सरकार की नाकामी को उजागर किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और अमेरिका के बीच अपेक्षित व्यापार समझौता ट्रेड डील अटक गया है और अमेरिका के वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि इसका एक कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अंतिम रूप देने के लिए फोन न करना था, जिससे डील को अंतिम मंजूरी नहीं मिल पाई। लुटनिक ने यह टिप्पणी ऑल इन पॉडकास्ट में की और बताया कि डील पहले नजदीक थी, लेकिन व्यक्तिगत कूटनीति का अभाव बड़ा कारण बन गया। हालांकि भारत ने इन दावों का खंडन किया है और कहा है कि मोदी और ट्रंप ने 2025 में 8 बार फोन पर बातचीत की थी तथा दोनों पक्ष पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते के लिए प्रयासरत रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के तहत बड़ी हलचल है, जहां अब तक लगभग 25,000 दावे आपत्तियां दर्ज की गई हैं। निर्वाचन विभाग द्वारा जारी प्रारंभिक मतदाता सूची में नाम कटने और जोड़ने को लेकर कई मतदाताओं ने फॉर्म 6 जमा कर दावे किए हैं। दावों में ऐसे नाम शामिल हैं जिन्हें सूची से जोड़ा जाना चाहिए। साथ ही कुछ लोग इस सूची में अपने नाम के गलत दिखने की भी आपत्ति उठा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने आपत्तियां और दावे स्वीकार करने की अंतिम तिथि 6 फरवरी रखा है, जिसके बाद फाइनल मतदाता सूची जारी की जाएगी। राजनीतिक दल भी बूथ स्तर पर मतदाताओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं ताकि सूची में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसके चलते मतदान क्षेत्र के चुनावी समीकरणों में संभावित बदलाव की भी चर्चा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड के 6 जिलों में आज भी कड़ाके की सर्दी और कोल्ड वेव का अलर्ट जारी है।
मौसम विभाग ने रांची, जमशेदपुर, देवघर, हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह में बहुत कम तापमान के साथ घना कोहरा रहने की संभावना जताई है। सुबह सुबह कई इलाकों में दृश्यता बेहद कम होने से सड़क यात्रा प्रभावित हो रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ठंड से राहत नहीं मिल रही। विभाग ने अत्यधिक सर्दी और कोहरे के चलते यात्रियों तथा बुजुर्गों, बच्चों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। किसानों को भी फसलों की सुरक्षा के लिए निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि रात का तापमान 0 से नीचे गिरने की संभावना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के भोपाल में नवाब पटौदी खानदान की जमीन को लेकर करीब 22 से 25 साल से जारी मुकदमा आखिरकार समाप्त हो गया है। अदालत ने इस लंबे विवाद में पटौदी परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे विवादित 16 एकड़ जमीन पर उनका मालिकाना हक बरकरार रहा। यह भूमि नवाबी रियासत का हिस्सा रही है और इसकी कीमत अरबों रुपए बताई जा रही है। प्रतिद्वंद्वी पक्ष ने दावा किया था कि जमीन किसी और को दी गई थी, लेकिन अदालत ने यह दावा ठोस सबूत न होने के कारण खारिज कर दिया। इसके साथ ही नवाबी खानदान के लिए यह ऐतिहासिक संपत्ति को लेकर एक बड़ी न्यायिक जीत मानी जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्लीपर कोच बसों में बढ़ती आग लगने की घटनाओं और दुर्घटनाओं के बाद सख्त सुरक्षा नियमों लागू करने का ऐलान किया है। पिछले 6 महीनों में स्लीपर कोच बसों में अगल 6 घटनाओं में करीब 145 लोगों की मौत हुई है, जिस पर प्रतिक्रिया में सरकार ने निर्णय लिया कि अब स्लीपर बसों का निर्माण केवल ऑटोमोबाइल कंपनियों या केंद्र की मान्यता प्राप्त सुविधाओं द्वारा ही किया जाएगा। इसके अलावा मौजूदा स्लीपर बसों में फायर डिटेक्शन सिस्टम, आपातकालीन निकास, इमरजेंसी लाइटिंग और ड्राइवर थकान संकेतक जैसे सुरक्षित फीचर्स अनिवार्य होंगे, ताकि यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाई जा सके। इस पहल का लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं और आग लगने से होने वाली भयावह मौतों को रोकना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सुरक्षा चिंताओं के चलते भारत में अपनी प्रमुख राजनयिक मिशनों में वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं। ढाका ने नई दिल्ली, कोलकाता और अगरतला स्थित मिशनों को वीजा सेक्शन बंद रखने का निर्देश दिया है। हालांकि बिजनेस और वर्क वीजा इससे बाहर रखे गए हैं। यह कदम भारत बांग्लादेश के बीच चल रहे तनाव के बीच उठाया गया है, खासकर गत वर्ष में राजनीतिक अस्थिरता के बाद द्विपक्षीय संबंधों में बढ़े मतभेदों को देखते हुए। साथ ही बांग्लादेश ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए वीजा बॉन्ड नियम से छूट पाने के लिए भी राजनयिक प्रयास शुरू करने की बात कही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के रामपुर में सपा नेता आजम खान की पत्नी ताजीन फातिमा ने दावा किया है कि वह जेल में बीमार हैं और उन्हें ठीक से सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि आजम खान को किसी भी इलाज के लिए आवश्यक सुविधाएं, यहां तक कि बिस्तर तक नहीं दिया गया है, जबकि उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही है। ताजीन ने जेल प्रशासन पर अनदेखी और उपेक्षा का आरोप लगाया है और मांग की है कि उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं तुरंत उपलब्ध कराई जाएं। इस बयान के बाद से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, जिसमें उनके स्वास्थ्य और जेल प्रशासन के रवैये को लेकर बहस तेज हो गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में लागू होने वाले नए आयकर बिल 2025 के तहत अब आकलन वर्ष असेसमेंट ईयर और पिछला वर्ष प्रीवियस ईयर जैसी जटिल अवधारणाओं को हटाकर एक सरल टैक्स ईयर प्रणाली लाया जा रहा है। पुराने नियम में आय अर्जित करने वाला वर्ष FY प्रीवियस ईयर और उस आय पर कर लगाकर रिटर्न भरने वाला वर्ष असेसमेंट ईयर अलग होते थे, जिससे करदाताओं को भ्रम होता था। नए सिस्टम में यह दोनों एक ही टैक्स ईयर के तहत होंगे, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि होगी, जिससे टैक्स रिटर्न फाइलिंग और अनुपालन आसान, स्पष्ट और गलतियों की संभावना कम होगी। इससे फाइलिंग प्रक्रिया सरल, त्रुटियां घटेंगी और करदाताओं को बेहतर अनुभव मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में 6 जनवरी की रात MCD द्वारा फैज़ इलाही मस्जिद के पास अवैध कब्जों को हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की गई, जिसके बाद इलाके में शांति का भ्रम दिखाई देता है, लेकिन कड़ी सुरक्षा और बैरिकेडिंग के बीच असहज माहौल बना हुआ है। कार्रवाई के दौरान एक बारात घर और एक क्लिनिक तोड़े गए, लेकिन मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। भीड़ के कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव किया और 5 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनका इलाज चल रहा है। अब तक कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और दिल्ली पुलिस ने विशेष जांच टीम बना दी है, जो CCTV और सोशल मीडिया फुटेज से अन्य आरोपियों की पहचान कर रही है। इलाके में धारा 144 लागू है और पुलिस तथा RPF तैनात हैं, जिससे सामान्य जीवन प्रभावित हुआ है। स्थानीय लोग कहते हैं कि सुरक्षा बल की मौजूदगी से शांति तो है, लेकिन भारी दबाव और सीमित आवाजाही से रोजमर्रा के कामकाज पर असर पड़ा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
हरिद्वार में आगामी अर्धकुंभ 2027 को देखते हुए उत्तराखंड सरकार 105 घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। यह प्रस्ताव घाटों की धार्मिक पवित्रता और श्रद्धालुओं की सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है, खासकर जब लाखों लोग मेले में शामिल होंगे। इसी बीच कुछ घाटों पर बुजुर्गों व्यापारियों के आधार कार्ड की चेकिंग भी शुरू हो गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई गैर हिंदू प्रतिबंधित क्षेत्र में व्यापार या अन्य गतिविधि नहीं कर रहा है। सरकार सनातन पवित्र शहर के रूप में हरिद्वार और ऋषिकेश को भी घोषित करने पर विचार कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में शिक्षा विभाग ने स्कूलों से संबंधित अनुशासनहीनता के मामले में 9 शिक्षकों और कर्मचारियों को निलंबित बर्खास्त कर दिया है, जबकि 7 अन्य को नोटिस जारी किए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार इन कर्मियों पर कार्यस्थल पर नियमों का उल्लंघन, अनियमितता और अटेंडेंस न दे पाने जैसे आरोप लगाए गए हैं। बर्खास्त किए गए शिक्षकों का सतही जांच के बाद तबादला या सुधार की बजाय सेवा समाप्त कर दिया गया। जिन 7 कर्मचारियों को नोटिस मिला है, उनसे तर्कसंगत जवाब मांगा गया है, जिसके बाद विभाग अगला कदम उठाएगा। शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन और जवाबदेही बढ़ाने के निर्धारक निर्णय के तहत की गई है, ताकि छात्रों को बेहतर गुणवत्ता की पढ़ाई सुनिश्चित हो सके और सरकारी स्कूलों में कामकाज संदिग्ध व्यवहार से मुक्त रहे।